शुरू करते हैं रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन विच वाज देयर in June 2023. As I said, I think this is one of the very good questions and ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं. केदार, जफर, भाग्यश्री आप हो वहाँ पे, चक्रधर, श्याम, काजल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. यस सर. तो शुरू से इसमें रहेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, क्या क्या पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला एग्जिबिट इतना डिफिकल्ट नहीं है. दूसरा एग्जिबिट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या चाहिए उसमें डिस्कशन करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. तो पढ़ते हैं. जून 2023. अल्फा, a parent with two subsidiaries, बीटा एंड गैमा, दो सब्सिडरीज के बारे में बताया है, is preparing the CFS for the year ended 31st December 20X9. The following exhibits available on the left hand side of the screen. वो आप देखोगे तो समझ में आएगा. ऐसे एक छोटा सा सेक्शन होता है, उसमें एग्जिबिट, उसमें क्लिक किया तो विंडो ओपन होगा, वो रहता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन ऐसे लिखा है. आई एम सॉरी. द फॉलोइंग, ओके, सो रेलेवेंट क्वेश्चंस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करते हैं दोज एग्जिबिट्स. द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पहले एग्जिबिट में मिलेगा. सो इट इज ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L and summarized statement of changes in equity of alpha, beta and gamma for the year ended 31st December 20X9. Alpha's investments in beta, this is second exhibit. Alpha's investments in gamma, this is the third exhibit. And fourth exhibit is other information. Generally देखा गया है बैलेंस शीट का सवाल थोड़ा सा लेंदी होता है, बट करने में कंपैरेटिवली इजी होता है. दोनों का कंपैरिजन में अगर प्रैक्टिस की जाए तो दोनों ही इजी है. आप 5-5, 6-6 क्वेश्चंस बैक टू बैक करके देखिए, इट इज इजी. मतलब जब लास्ट एग्जांपल आप जब करोगे क्वेश्चन बैलेंस शीट का, P&L का भी, यू विल फाइंड इट इट्स क्वाइट इजी एंड डूएबल. प्रैक्टिस में भी बहुत कुछ अलग होता है क्या? नहीं, सिमिलर लाइंस पे होता है. This information should be used to answer the question requirement within the response option provided. Exhibit 1, draft statement of financial statements as on 31st December 20X9. It is summarized statement of P&L and changes in equity. Revenue, Exhibit 4 में कुछ information है. Cost of sales, Exhibit 2 and 4 में कुछ information है. Gross profit दिया है. Operating expenses कोई adjustment नहीं. प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, देन इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें भी एग्जिबिट 4 में कुछ एडजस्टमेंट है. अदरवाइज फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर, कोई यहाँ पे किसी में भी एडजस्टमेंट नहीं लग रहा है फिलहाल. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, टोटल इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 1st January 20X9, देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, देन डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द पीरियड विच इज पेड ऑन 30th June 20X9, एंड टोटल इक्विटी ऑन 31st December 20X9. तीनों के केस में ये दिया है. एक एक करके ये एग्जिबिट की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे हम हाईलाइट करेंगे. अल्फाज इन्वेस्टमेंट्स इन गैमा, द डिटेल्स ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन बीटा. ऑन 1st April 20X4, हम है 20X9 में और ये अप्रैल 2004 की बात कर रहा है. तो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सो 5 years एंड 9 months ऑफ 2004, क्योंकि 2004 का 1st April नहीं है, 1st January नहीं है, 1st April है. सो 9 months ऑफ 2004 एंड देन 5 years, 5 साल 9 महीने बाद की ये इंफॉर्मेशन है. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. जो आपने एडजस्टमेंट्स पहले शायद करने थे 1-2 साल के लिए, 5 साल 9 महीने के लिए करने पड़ेंगे. डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, 5 साल 9 महीने के लिए करना पड़ेगा अगर है तो.
अल्फा एक्वायर्ड 80 million शेयर्स ऑफ 100 million, मतलब 80% शेयर मिला एंड गेन्ड कंट्रोल. अल्फा एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स इन बीटा बाय इशूइंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बीटा. सेम जो पहले हमने किया था वही है. हर बार यही होता है क्या? ऐसे नहीं होता. तो शायद आप अभी ये बैक टू बैक 2 ऐसे क्वेश्चंस आ गए, यहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं तो कहीं और कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इतनी सी बात है. ये फॉर्चुनेटली अभी हम बैक टू बैक 2 ईयर्स का कर रहे हैं, उसमें दोनों में वही है. लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है तो बाकी जगह पे शायद नहीं होगी. ये सिंपल है तो दूसरी जगह पे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है. कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, इतनी सी बात है. तो यहां पे भी कितने 40 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं ऑफ अल्फा ने बीटा के शेयर होल्डर्स को. उसकी वैल्यू कितनी है? इक्विटी शेयर इन बीटा वाज 1.60 एंड अल्फा की फेयर वैल्यू थी 3.20. फेयर वैल्यू ऑफ अल्फा शेयर इज 3.20 एंड बीटा की 1.60. इसीलिए रेशो कितना आया? 1:2. सो ऑन 1st April 20x4 net assets of beta had a fair value of 100 million and this was equal to the carrying amount of the net assets on the day. बात खत्म, काम करने की जरूरत ही नहीं. जो कैरिंग वैल्यू है वही उसकी फेयर वैल्यू है. क्लियरली लिखा है, बीटा की नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू इट्स फेयर वैल्यू. आगे देखते कुछ एडजस्टमेंट है क्या. अल्फा यूज्ड प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स मेथड. जैसे ही आप ये पढ़ते हो ना, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स मेथड, आगे इसके ऊपर काम रहेगा और जनरली इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का ही काम रहेगा. ये आप मान लो, जनरली, मैं नहीं कहता हर बार नहीं होगा, बट जनरली ये रहेगा. अब बाकी कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं तो इंपेयरमेंट तो करना ही पड़ेगा. और ये पीएसएनएस है तो कॉन्सेप्ट आता है वहां पे, हमें ग्रॉसअप करना पड़ेगा गुडविल, क्योंकि जो भी गुडविल रहेगा वो पार्शियल गुडविल रहेगा, फुल गुडविल नहीं रहेगा. फेयर वैल्यू में गुडविल फुल आता है, पीएसएनएस से पार्शियल गुडविल आता है. पार्शियल माने सिर्फ अल्फा से रिलेटेड जो गुडविल आएगा वो, उसको ग्रॉसअप करेंगे एनसीआई से रिलेटेड, तो उसका डिटेल डिस्कशन हमने किया था. ऐसा क्यों? ठीक है, तो वो यहां पे ध्यान में देना है. अल्फा यूज्ड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड फॉर मेजरिंग द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा वाज नेसेसरी. एक्विजिशन में कोई जरूरत नहीं थी. इन द सीएफएस ऑफ अल्फा अप टू एंड इंक्लूडिंग 31 December 2008, पिछले साल तक कोई जरूरत नहीं थी इंपेयरमेंट की. बीटा इज अ सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट. ऑन 31 December 20x9, annual impairment review of goodwill indicated that recoverable amount of net assets including goodwill of beta as on date were 235 million. ये क्या है? रिकवरेबल वैल्यू. ये रिकवरेबल अमाउंट है $235 million. ये रिकवरेबल अमाउंट है. तो हमें क्या करना है? ये रिकवरेबल अमाउंट किसके साथ कंपेयर करते हैं? किसके साथ कंपेयर करते हैं? कैरिंग वैल्यू. कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बीटा. am I right? अब बीटा की नेट एसेट्स की वैल्यू चाहिए हमें 31 December 20x9 की, तो वो कहां से मिलेगी वो देखना पड़ेगा. करेक्ट, उनकी नेट एसेट्स है ना हमारे पास. क्या डिफिकल्टी है उसमें? नेट एसेट्स एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर की भी मिल जाएगी. उसमें गुडविल एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट दी लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल. करेक्ट, am I right? ना एक सेकंड. अब बात आती है यहां पे. नाउ एग्जिबिट 3 पढ़ते हैं आगे. एग्जिबिट 3 में लिखा है that alpha's investments in gamma, the details are as below. However, there is a disposal, so details that subsequent disposal का भी यहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो gamma is no more a subsidiary, उसकी इन्वेस्टमेंट्स डिस्पोज ऑफ की गई है. तो पहले तो एक्विजिशन के डिटेल्स एंड फिर बाद में डिस्पोजल्स के डिटेल्स. अब ये देखना है डिस्पोजल किया है
तो कंसोलिडेशन होगा क्या, नंबर 1, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफ डिस्पोज्ड सब्सिडियरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जिबिट। पूरे मार्क्स यहां पे है। इस टोटल, अगर हम ACCA के पिछले साल के आंसर्स देखेंगे तो उसमें मार्किंग स्कीम भी रहता है सबसे एंड में। तो मार्किंग स्कीम में एग्जिबिट 3 को लगभग 10.5 मार्क्स है, 10.5 मार्क्स। बाकी सभी मार्क्स जो है वॉट एवर 15 मार्क्स, ये बाकी सभी को, मतलब बाकी को भी है 15 मार्क्स, बट ये एग्जिबिट ऐसा है कि इसमें लगभग 10.5 मार्क्स है एलोकेटेड। तो पढ़ते हैं। ऑन January 1st 2026, मतलब ये भी बहुत पुराना है इन्वेस्टमेंट, 2006, 7, 8 एंड 9, 4 साल। 1st January 2026, 4 साल, अल्फा एक्वायर्ड 7.5 million of 10 million shares of $1 each, मतलब 75%, पहला 80%, this is 75%, and gained control of Gamma. Alpha paid 95 million in cash for equity shares. On 1st January 2026, the carrying amounts of the identifiable net assets of Gamma in its individual financial statements were 70 million and their fair value were 85 million. दिया है, कुछ सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें यह भी लिखा है the difference was due to the property whose fair value exceeded the carrying amount by 15 million. Out of this 15 million, 11.4 million is of the depreciable portion of the property. Estimated useful life of the depreciable component is 8 years. All depreciation of property, plant and equipment is charged to cost of sales. Now this is presentation जो है P&L का आपने जो ऊपर देखा है, that is by function। समझ में आया आपको? by function है तो पता चलना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कहां पे चार्ज किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में नेचुरली जाता है। ठीक है, अब सब लोग गए, मेरे सामने कोई दिख नहीं रहा है, अश्विनी नहीं, अक्षता नहीं, भाग्यश्री नहीं, चक्रधर नहीं। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो किसके सामने बात करें, कैमरे के सामने। अल्फा यूज द फेयर वैल्यू मेथड फॉर मेजरिंग द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट व्हेन रिकॉग्नाइजिंग, नाउ फेयर वैल्यू मेथड फॉर मेजरिंग NCI। पहली जो सब्सिडरी थी उसके लिए कौन सा था, PSNA, यहां पे कौन सा है, फेयर वैल्यू। तो इट इज अ पॉलिसी चॉइस, ईच एक्विजिशन टू एक्विजिशन दिस कैन बी इलेक्टेड सेपरेटली। जरूरी नहीं कि हर एक बार NCI PSNA मेथड से किया तो सभी NCI PSNA से करने पड़ेंगे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। The fair value of equity share of Gamma on 1st January 2026 was 4.20, which can be used to measure the fair value of NCI. No impairment of goodwill in Gamma has occurred. Details of disposal, वहीं जो Gamma है उसकी इन्वेस्टमेंट्स डिस्पोज ऑफ कर दी, तो क्या, कब, on 1st August 20X9, the investments, the Alpha disposed the entire investments in Gamma for a cash consideration of $330 million. Income tax payable on the disposal is expected to be $38 million. On 31st August 20X9, Alpha credited disposal proceeds to suspense account. Gamma represented a separate major line of business which Alpha Group was withdrawing from. इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है यहां पे? IFRS 5 discontinued operations. IFRS 5 discontinued operation, discontinuing नहीं, फर्क है।
discontinued operations. You can assume that the profits of Gamma for the year ended 31st December 20X9 accrued evenly. तो 31st अगस्त मतलब इस साल के 8वें महीने में उसको मैंने डिस्पोज ऑफ किया है. सो 8 महीने का प्रॉफिट, अब ये अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो मुझे P&L में इसका सेपरेट प्रेजेंटेशन लगेगा, कार्व आउट करके दिखाना पड़ेगा सेपरेटली. पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एम आई राइट? तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ, नॉट फ्रॉम सेल ऑफ बट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. तो 8 महीने में उसने जो बिजनेस किया है, जब तक वो मेरी सब्सिडरी थी तब तक का प्रॉफिट आएगा उसमें, करेक्ट? उसके बाद वो एसेट्स या उस इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की वजह से जो भी गेन और लॉस रहेगा वो भी उसमें रहेगा. और इस सब का जो भी टैक्स मैंने दिया है वो रिड्यूस करके जो अमाउंट आता है, दैट इज पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. हमने तभी भी देखा था पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में क्या क्या आता है. नंबर 1, जो 8 महीने तक मैंने बिजनेस किया है, कंटिन्यू किया है वहां पे, तब प्रोसेस चल रहा था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था लेकिन प्रोसेस चल रहा था, बेचा नहीं गया था. 8 महीने तक बिजनेस किया, 8वें महीने में बेचा गया, तो तब तक का प्रॉफिट मैं उसमें सेपरेटली कार्व आउट करके नीचे दिखाऊंगा CFS में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. उसमें उस इन्वेस्टमेंट्स को बेचने के बाद जो गेन और लॉस हुआ वो उसमें दिखाऊंगा. उसमें से रिड्यूस करूंगा टोटल टैक्स, ऑपरेशंस के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर का टैक्स, प्लस इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर दिया हुआ टैक्स, ये दोनों टैक्स उसमें से माइनस होते हैं एंड नेट अमाउंट यहां पे प्रेजेंट की जाती है. तो हमें काम करना पड़ेगा, एक, उसका प्रॉफिट ऑन 8 महीने तक का कितना हुआ है एंड उसको बेचने के बाद कितना गेन और लॉस हुआ है. उसका टैक्स तो उन्होंने दिया है 38 मिलियन, ये दोनों से रिलेटेड टैक्स दिया है, वो टैक्स का अमाउंट उसमें से माइनस करेंगे. तो यही कैलकुलेशन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है. सेल जो किया है वो लॉस, वो गेन और लॉस भी आ जाएगा. 8 महीने का उसका प्रॉफिट, 8 महीने का मतलब रेवेन्यू, एंड अकॉर्डिंगली उसके प्रॉफिट्स कितने आए. अभी उसका डायरेक्टली P&L हमारे सामने है, तो जो भी प्रॉफिट है उसका 8 महीने का प्रॉफिट हम कंसिडर कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे. बट कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट. CFS में इसके पहले हमने क्या किया होगा, कंसोलिडेट करते वक्त हमने क्या किया है, नेट एसेट्स डेबिट, क्रेडिट परचेस कंसिडरेशन पेड, क्रेडिट NCI, इन दोनों के बीच का डिफरेंस गुडविल, ये सभी मेरे बैलेंस शीट में अभी रहेगा CFS में, हमारा राइट. अब CFS में इसका इफेक्ट देना है तो पहली बात, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, मुझे क्या आया, कैश आ गई. तो 330 मिलियन की कैश आ गई मेरे पास. तो काम इस अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर करना पड़ेगा. यहां पे डेबिट कैश अकाउंट, ये कैश में बेचा है मैंने, कितने में बेचा, 338 मिलियन, थाउजेंड्स में है ना ये. कैश आया, लेकिन गया क्या मेरे पास से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नेट क्या गया, एसेट्स. नेट एसेट्स. ये नेट एसेट्स का कैलकुलेशन मुझे करना है. ये नेट एसेट्स कितनी थी, इसके अलावा क्या गया है, इससे रिलेटेड कुछ गुडविल भी तो रहेगा जो इंपेयर हुआ नहीं है अभी तक. पूरा इंपेयर हुआ तो बात खत्म, बट अभी देखना पड़ेगा पूरा गुडविल इंपेयर हुआ है क्या. बट लिखा है ऊपर दैट गुडविल इज नॉट इंपेयर्ड, ऊपर लिखा है यहां पे गुडविल, नो इंपेयरमेंट हैज अकर्ड, नो इंपेयरमेंट्स ऑफ गुडविल हैज अकर्ड इन गैमा.
तो गैमा में कोई गुडविल का इंपेयरमेंट नहीं, तो ये कितना है ये देखना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा एनसीआई NCI वो भी जाएगा, तो वो तो क्रेडिट है मेरे पास, तो उसको भी डेबिट देना पड़ेगा। एनसीआई ये अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कब का, डेट ऑफ डिस्पोजल के दिन का। इस सबका जो रिजल्टेंट अमाउंट रहेगा ये रहेगा गेन और लॉस, हो सकता है गेन, हो सकता है इट्स लॉस। ये तीनों अमाउंट्स मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एनसीआई एज ऑन 31st अगस्त, नेट एसेट्स एज ऑन 31st अगस्त, गुडविल एज ऑन 31st अगस्त। गुडविल तो वही रहेगा जो पहले भी था, क्योंकि इंपेयरमेंट कुछ हुआ नहीं है। तो ये अकाउंटिंग एंट्री से समझना आसान है। मैं डायरेक्टली वर्किंग नोट से चालू करूं तो समझ में आना मुश्किल है। जो हमने एक्विजिशन का अकाउंटिंग एंट्री बनाया उसका एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री है। एम आई राइट? जो परचेस कंसिडरेशन पेड पेएबल है वो यहां पे मुझे मिला है क्योंकि बेचा है। जो नेट एसेट्स मैंने ली थी उसको दे दिया किसी को, जो एनसीआई था उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, जो गुडविल रिकॉग्नाइज किया था उसको डी रिकॉग्नाइज किया। इसका रिजल्टेंट गेन या लॉस आएगा। मान लेते हैं यहां पे गेन आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल, दिस इज बैलेंसिंग अमाउंट। ये बैलेंसिंग अमाउंट है। ये अमाउंट मेरी जाएगी कहां पे? P&L में। डिसकंटिन्यूड प्रॉफिट और लॉस पोस्ट टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में ये भी अमाउंट जाके बैठेगी। अपार्ट फ्रॉम उसका जो 8 महीने का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, उसके साथ ये भी अमाउंट जाके बैठेगी। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? तो हमें काम इन 3 चीजों के ऊपर करना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। You can assume that the profits of the gamma for the year have accrued evenly. Exhibit 4, other information with respect to intra-group trading and information on the investment income. Intra-group trading, Beta has purchased goods from Alpha during the year. Beta मतलब again downstream transaction, Alpha ने Beta को बेचा है। This is the first year in which intra-group trading took place. आप P&L का क्वेश्चन करोगे पिछले कुछ सालों का, तो ये एडजस्टमेंट, अभी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे यहां पे और कुछ है, डेट ऑफ डिस्पोजल, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो यहां पे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट दिया नहीं तो क्या होता है, पिछले साल भी था कुछ प्रॉफिट इन्वेंट्री पे, तो पिछले साल मैंने कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट नॉक ऑफ किया रहेगा, कैंसिल किया रहेगा, लेकिन इस साल वो इन्वेंट्री बेच दी होगी, गई होगी बाय सब्सिडियरी। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट पिछली बार हमने कैंसिल आउट किया था, रिवर्स किया था, उस प्रॉफिट को दोबारा से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और इस साल की अनरियलाइज प्रॉफिट को दोबारा से कैंसिल करना पड़ेगा, नॉक ऑफ करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट आता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि इसी साल, ये साल पहला ही था कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो प्रॉफिट पहली बार किया है पेरेंट ने बाय सेलिंग इट टू सब्सिडियरी, तो जो इन्वेंट्री पेरेंट सब्सिडियरी की बुक्स में है उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट इस बार सिर्फ नॉक ऑफ करना है। पिछले सालों में ये ट्रांजैक्शन हुआ होता तो वी वुड हैव रिकॉग्नाइज दैट प्रॉफिट, जो पिछले साल में डी रिकॉग्नाइज किया होता मैंने, तो इस साल रिकॉग्नाइज किया होता पिछले सालों का प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है आपको? पिछला साल जो इन्वेंट्री है वो इस साल तो नहीं रहेगा, जनरली वो एजम्पशन रहता है। प्रैक्टिकली शायद ये भी हो सकता है इन्वेंट्री बेचा ही नहीं जा रहा, तो दोनों अनरियलाइज मैं कैंसिल करना चाहूंगा, लेकिन एजम्पशन ये है कि पिछले साल जो मैंने प्रॉफिट कैंसिल आउट किया था, डी रिकॉग्नाइज किया था या उसको नॉक ऑफ किया था, उस प्रॉफिट को, अनरियलाइज प्रॉफिट को, उसको दोबारा से रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री अब सब्सिडी ने भी बेची रहेगी एंड दैट प्रॉफिट वुड हैव रियलाइज्ड फ्रॉम अ ग्रुप्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये एडजस्टमेंट यहां पे नहीं है। लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट पिछली कई बार आ चुका है, तो आपको ये ध्यान में रहे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। यहां पे नहीं है बट बाकी जगह आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये ऐसे मत करना आप बाद में वापस पूछोगे, पूछना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बट ये बात बिल्कुल ध्यान में रहे, पहले प्रॉब्लम्स में या पहले क्वेश्चंस में ऐसे क्यों किया है,
तो उसका रीजन मैंने अभी आपको दे दिया, तो वो ध्यान में रखना। अल्फा सोल्ड गुड्स with an invoice amount of 42 million during the year 31st December 20x9. At the year end, Beta still held some of these goods with invoice value of 19.2 million in the inventory. So inventory में अभी भी कितना है inventory which is with invoice price $19.2 million. ठीक है, everybody is with me. यहां पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 1/3 अल्फा अप्लाइज मार्कअप, ये नहीं पढ़ा, अल्फा अप्लाइज मार्कअप ऑफ 1/3 टू द कॉस्ट। मतलब देखिए क्या करना है, 1/3 टू द कॉस्ट। लेट्स से यहां पे है कॉस्ट 100, 1/3 टू द कॉस्ट मतलब मार्जिन है 1/3 ऑफ दिस, इसका 1/3 33 1/3% आया। सो सेलिंग प्राइस कितना आया, मतलब इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस ये आया। अब इनवॉइस प्राइस ये है, हमारे पास जो 42 मिलियन है या 19.2 मिलियन है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 133 के इक्विवेलेंट है। तो प्रॉफिट एलिमिनेट कितना करना पड़ेगा इसमें से, 1/4 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने लिया था, यहां पे भी आपको ये आइडिया इस तरीके से लेना पड़ेगा। करेक्ट, ऐसे इसी तरीके से आएगा कि अमाउंट आप कितना रिड्यूस करते हो, कितना रिवर्स करते हो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। 42 million is a transaction of revenue in the books of parent and cost of sales in the books of subsidiary. ये दोनों कंप्लीटली नॉक ऑफ करना पड़ेंगे, दोनों कंप्लीटली नॉक ऑफ करने पड़ेंगे। राउंडिंग ऑफ कितना है यहाँ पे, अगेन थाउजेंड्स में है, हमने ये अमाउंट्स देखी, दीज आर इन थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स में है, ये मिलियन में नहीं। लेकिन एडजस्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है इट इज इन मिलियंस, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिया है दैट इज इन थाउजेंड्स। तो आपको आंसर भी थाउजेंड्स में देना है, तो इसको आपको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा अमाउंट है 19,200, ठीक है, इसका 1/4 एंड 42,000 का कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू से भी माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी माइनस होगा। ओवर एंड अबाउ दैट 19.2 मिलियंस का 1/4 अमाउंट जो है दैट यू विल कैंसल आउट फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ अल्फा। मतलब P&L में आप कंसोलिडेटेड है, आप P&L में से माइनस कर दो, दैट्स इट। इसका एलोकेशन नहीं करेंगे हम, बिकॉज एंटायर प्रॉफिट बिलोंग्स टू अल्फा पेरेंट, इसीलिए पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स में इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेंट्री है नहीं तो सेकेंड इफेक्ट वहां पे कहां जाता, इन्वेंट्री में जाता, बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट इनकम विच इज शोन इन अल्फाज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इनकम देखेंगे कितना है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम विच इज शोन इन अल्फाज स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड्स डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडियरी एंटिटीज। तो ये जो दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम, इधर गया इन्वेस्टमेंट इनकम, ये वाला, ये डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बीटा एंड गैमा। डिविडेंड कितना है बीटा एंड गैमा का, ये है। इसमें से पूरा क्या अल्फा को रहेगा, दोनों कंपनीज का नहीं, 80% टू अल्फा, इसका 80% और इसका 75%। और ये दिया कब है, 30 जून को दिया है, और डिस्पोज ऑफ की कब गैमा, 31 अगस्त। मतलब डिविडेंड तो पूरा मिला है, तो पूरा क्या करना पड़ेगा मुझे, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, एक जेब से दूसरे जेब में आया CFS की केस में, या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ ग्रुप, एक जेब से दूसरे जेब में पैसा आया, तो वो मेरा इनकम नहीं है, तो इनकम से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो 1,28,000 विल बी रिड्यूस्ड बाय 80% of 51,000 and it will be reduced by 75% of 67,000.
Are you with me on this, everyone? All right. पढ़ तो लिया पूरा, ये भी हो गया. Requirement. Using Exhibit 1 to 4, prepare consolidated statement of profit or loss of Alpha for the year ending 31st December 20. X9. You do not need to consider the deferred tax effects of any adjustments you make. Explanation of consolidation procedure are not required. सब जगह पे यही रहेगा. It is for 25 marks. As I said, P&L का क्वेश्चन कंपैरेटिवली लेंदी नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है टू गेट यूज टू इट. और कई बार ये सिंपल इसके लिए हो जाता है कि आखिर में ये टैली होगा या नहीं होगा इसके ऊपर कोई ज़रूरत ही नहीं, तो मन में सुकून रहता है हमेशा. कभी कभी रेस्टलेसनेस भी होता है, किया है वो सही है कि नहीं किया है. बैलेंस शीट में टैली नहीं हुआ तो गलत किया है कहीं, तो रेस्टलेसनेस और भी बढ़ता है. बट यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, आपका टैली होने का सवाल ही नहीं आता. जो भी प्रॉफिट किया है कैलकुलेट, भगवान भरोसे चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2. तो वो एक सुकून होता है. तो मुझे लगता है कि अपना अपनी कंफर्ट की बात है, आपको जैसे कंफर्ट लगे वैसे. बट अगर देखा जाए तो ये पहला स्टेप वही रहेगा, प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट. तो आप रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ये सब बना लीजिए. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जरूर इसमें डालिए एंड सभी वर्किंग नोट स्टार्ट कीजिए डायरेक्टली. रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स शुरू ही कीजिए डायरेक्टली. एंड इन्वेस्टमेंट इनकम पता है कि यहां पे एडजस्टमेंट है, इसके अलावा भी हमें और पता है, बट जब हम एडजस्टमेंट शुरू करेंगे तब देखेंगे. ये 3 वर्किंग नोट्स ये फॉर्मेट्स के साथ बनाइए. ये आपके एग्जामिनेशन में एक्सेल फॉर्मेट जो रहेगा उसमें ये प्री पॉपुलेटेड रहेगा, हालांकि पूरा नहीं. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वहां पे नहीं रहेगा. ये तो प्रेजेंटेशन की बात है. ये प्रिंसिपल के लिए भी 1 मार्क है. यहां पे आपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का अगर ये कैलकुलेशन भी गलत गया तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड 1 मार्क तो 100% मिलेगा आपको. अमाउंट भले ब्लैंक भी रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ये लिखा तो भी 1 मार्क मिलेगा प्रेजेंटेशन का. तो ये लिखना ये आपके आंसर में नहीं रहेगा. थोड़े से फॉर्मेट में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो तो देखते हैं क्या, बट अदरवाइज वर्किंग नोट्स में सब अमाउंट्स हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. जहां जहां पे हम फॉर्मेट में कर सकते हैं वहां पे फॉर्मेट में करेंगे. तो आपको मैं थोड़ा एक 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप फॉर्मेट बना लीजिए. ये मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं. थोड़ा सा हम आगे गए, लेकिन इसमें हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रह गया था, 15-1 मिनट का रिकॉर्डिंग रह गया. तो हमने पहले ही क्या किया, अमाउंट्स पूरे पोस्ट किए सब जगह पे. 2 मिनट दीजिए, मैं आपके सवाल पे दोबारा से आता हूं. तो मुझे ये डर लग ही रहा था, तो शाम में आपके सवाल पे आता हूं. लेकिन क्विकली फॉर दिस क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग ये रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये एक एक करके ऐड कर दिया. रेवेन्यू, पेरेंट का एंड बीटा का. गैमा का हम इसमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि उसका सेपरेटली 1 लाइन सिंगल प्रेजेंटेशन आएगा जहां पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो उसको हम इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स अल्फा प्लस बीटा, गैमा का नहीं आएगा, वो हमने कर दिया. उसके बाद एवरी लाइन आइटम, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली यहां पे लिख दिए अल्फा प्लस बीटा. देन इन्वेस्टमेंट इनकम हमने सेपरेट वर्किंग नोट बनाया है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम का सिर्फ अल्फा का है, उतना ही आएगा. फाइनेंस कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, गैमा नहीं आएगा. देन इनकम टैक्स एक्सपेंस अल्फा प्लस बीटा का यहां पे आ गया. तो ये सबका हमने पहले वी हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एंटायर P&L विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो उसने हमने जितने भी अमाउंट्स दिए थे एक्सेप्ट गैमा,
यूज कर लिए, गैमा सिंगल लाइन प्रेजेंटेशन आएगा एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, वो हमने किया। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू किया। एडजस्टमेंट में पहला जो एग्जिबिट आफ्टर P&L था, मतलब एग्जिबिट 2, ये एग्जिबिट में entire information is with respect to calculation of goodwill and its impairment with respect to beta है। तो हमने पहला एडिशनल एक वर्किंग नोट बनाया आफ्टर इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो उसमें परचेस कंसिडरेशन पेड 1,28,000, वो कैसे कैलकुलेट किया? इट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 80 million divided by 2. For every 2 shares in beta we have given 1, so we have given 40 million shares whose fair value was 3.20, जो यहां पे लिखी है 3.20, ठीक है। तो वो 1,28,000, तो 40,000 multiplied by 3.2 is 128. NCI at PSNA proportionate share of net assets, तो पहले नेट एसेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो नेट एसेट्स कितने मेरे पास लिखा है यहां पे 100 million जिसकी कॉस्ट थी और उसकी फेयर वैल्यू भी सेम थी। सो बीटा हैड फेयर वैल्यू ऑफ 100 million, दिस वाज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉस्ट, दैट इज कैरिंग वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1 April 20X4। तो वो 1 लाख, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर मैंने यहां पे लिया 20%। सो माय टोटल अमाउंट इज 148 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विच इज कैरिंग वैल्यू। देयर इज नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स इन दिस केस। गुडविल आया 48,000। इस गुडविल में इंपेयरमेंट है, ये यहां पे बताया है। रिकवरेबल वैल्यू 235 million है, वो रिकवरेबल वैल्यू मुझे कंपेयर करनी पड़ेगी कैरिंग वैल्यू के साथ। तो मेरा काम है कि आई नीड टू फाइंड आउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ बीटा एज ऑन 31 December 20X8। कहां से मिल सकती है मुझे? मैं गया डायरेक्टली, मेरे पास SOCIE है। SOCIE में क्या आता है? टोटल इक्विटी इज नथिंग बट नेट एसेट्स। तो टोटल इक्विटी एज ऑन 31 December 20X9, सॉरी, टोटल इक्विटी एज ऑन 31 December 20X9 ऑफ बीटा इज 191। अगर इसमें कोई फेयर वैल्यू चेंज होता तो ये फेयर वैल्यू चेंज मैं क्या करता, उसमें एडजस्ट करता उस इक्विटी में, लेकिन यहां पे वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल इस केस में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है नहीं। तो मैं उसको क्या करता हूं, इग्नोर करता हूं। एंड अकॉर्डिंगली मेरा यहां पे नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू शुरुआत होती है 191। ये इसमें मैं गुडविल एडजस्ट करता हूं। अब ध्यान से सुनना चाहूं, ये जो गुडविल एडजस्ट किया है ये गुडविल ग्रॉस्टअप है, क्योंकि मेरे पास ये जो गुडविल आया इट इज बाय पार्शियल मेथड कैलकुलेशन, दिस इज बाय प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। इसका मतलब एनसीआई जो किया है कैलकुलेट, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का ही प्रोपोर्शनेट शेयर है। इट इज नॉट द एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम जब ये कंसोलिडेशन कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज डिफरेंट देन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये मेरा बैलेंस शीट है फॉर एग्जांपल, यहां पे है इक्विटी, यहां पे है लाइबिलिटीज एंड यहां पे है एसेट्स। तीन ही कंपोनेंट्स मेरे बैलेंस शीट में होते हैं, am I right? तीन में से एसेट्स, ऑल एसेट्स, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, ये तो अकाउंटिंग में सबसे इजी फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। लेकिन नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू इज नॉट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये हमने बात की थी इफ यू रिमेंबर। ये भले ही ये कैरिंग वैल्यूज के ऊपर ये ट्रू है, ये इक्वेशन, एसेट्स की कैरिंग वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज की कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू इक्विटी की कैरिंग वैल्यू। दिस इज ट्रू फॉर
कैरिंग वैल्यूज, ये कैरिंग वैल्यू के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर fair value of net assets, fair value of net assets, that is fair value of assets minus fair value of liabilities, fair value of assets minus fair value of liabilities, ये अगर है आपके पास fair value of assets minus fair value of liabilities is not equal to fair value of equity. याद आ रहा है, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी वो इक्विटी शेयर की होती है, लेकिन इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू कंसिडर्स ऑल लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, मतलब वो अदर रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके अलावा उसकी मार्केट में प्रपोजिशन क्या है, मार्केट शेयर कितना है, इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऑल दीज मैटर्स अफेक्ट्स द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. There are a whole lot of other aspects, all lot of other benefits which an equity shareholder will get comprised as a part of fair value of equity share. Gains, losses, sabhi. It is perception of the third party with respect to the equity share of the company. Unrelated third parties, उनका वो परसेप्शन है कि इस इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है. That is not the fair value of net assets. Fair value of net assets मतलब पीपी की फेयर वैल्यू क्या है, दूसरे एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है, माइनस लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू क्या है. यहां पे काहे की इकोनॉमी, वो एसेट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है, बेस्ड ऑन दैट उसकी फेयर वैल्यू आएगी. इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, इसके कोई एक्सपेक्टेशंस उसमें नहीं होते. Am I right? Do you understand this? तो जब मैं अब ये मैं निकाल ले रहा हूं यहां से, जब मैं ये एनसीआई पीएसएनए से कैलकुलेट करता हूं, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से कैलकुलेट करता हूं. इसमें कई सारे मार्केट ड्रिवन पैरामीटर्स नहीं होते जो इस परचेस कंसिडरेशन में हो सकते हैं, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन इज जनरली बेस्ड ऑन द इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है. अब यहां तो वही किया है हमने परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया, दो कंपनीज की इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे शेयर एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया है एंड उतने नंबर ऑफ शेयर्स दिए है. एम आई राइट? तो इसका मतलब ये यहां पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो है मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स हैव गॉट कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेशन ऑफ दिस परचेस कंसिडरेशन. तो गुडविल की केस में ये कंसिडर हो जाएंगे जो आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकते एज अ इंटेंजिबल एसेट. मार्केट शेयर हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स इसमें कंसिडर हुए, लेकिन यहां पे नहीं हुए एनसीए की कैलकुलेशन में. तो मेरा जो है ये 80% वाला स्टेक है, दिस इज 80% वाला स्टेक है एंड दिस इज ये 20% वाला स्टेक है. तो यहां पे गुडविल की पूरी कैलकुलेशन है, यहां पे बिल्कुल नहीं है. इसलिए ये गुडविल जो आता है इट इज ओनली रिलेटेड टू दिस 80%, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियल गुडविल. इसलिए उसको क्या कहते हैं, पार्शियल गुडविल, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ओनर्स. ये गुडविल यहां पे हमने लिया है, बैलेंस शीट में भी वही प्रेजेंट किया है. यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं. अब इसमें इंपेयरमेंट मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने क्या किया, इंपेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए गुडविल पूरा इंक्लूड करना जरूरी है. तो जितना प्रोपोर्शनेट गुडविल हो सकता है, ये 80% का है गुडविल, तो 100% का क्या रहेगा, इसलिए 48,000 डिवाइडेड बाय 80% मैंने किया, उसको ग्रॉस अप किया प्रोपोर्शनेटली. ये 48,000 गुडविल, इफ दिस रिलेट्स, पार्शियल गुडविल relates to only 80% shares,
जो हमने यहां पे फेयर वैल्यू से कंसिडर किया है ऑफ इक्विटी शेयर, बट ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स की, नेट एसेट्स की बेसिस पे ये कैलकुलेट किया है, तो इसका गुडविल इंक्लूडेड नहीं है यहां पे। बट गुडविल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है तो मुझे पहले उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा फॉर 100%। फॉर 100%। तो अगर ये 48,000 80% का है तो 100% का कितना होगा? 60,000। सिंपल कैलकुलेशन है, सब लोग मेरे साथ हो। ये सिर्फ किस लिए किया है? गुडविल का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए किया है। गुडविल हालांकि कितना रिकॉर्डेड है मेरे बुक्स में? ओनली 48,000। सिर्फ पेरेंट का ही गुडविल मेरे बुक्स में इंक्लूडेड है। एनसीआई का गुडविल है क्या बुक्स में? नहीं है। तो ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए ग्रॉस अप किया तो मेरा टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट सीजीयू आया इंक्लूडिंग गुडविल 2,51,000। रिकवरेबल वैल्यू 235। इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 16,000। बट ये टोटल लॉस ऑन फुल गुडविल है। बट क्या गुडविल पूरा इंक्लूड किया है मैंने बैलेंस शीट में? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 48,000 ये 60,000 गुडविल थोड़ी है। ये जो लॉस है दिस रिलेट्स टू एंटायर 60,000। मेरे बुक्स में गुडविल कितना है? 48,000 का। इसीलिए ये लॉस मैं पूरा पूरा कर सकता हूं क्या अकाउंट फॉर? ये सिर्फ 80% का ही लॉस कर सकता हूं। इसलिए ये क्या हुआ? सिर्फ 80% ऑफ द 16,000 मैंने रिकॉग्नाइज किया और ये सिर्फ पेरेंट को ही एलोकेट किया क्योंकि एनसीआई का गुडविल बुक्स में है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं आता। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। सो टोटल इंपेयरमेंट लॉस परटेन्स टू 100%। परटेन्स टू 100% गुडविल। इंपेयरमेंट लॉस ऑफ पेरेंट्स शेयर, क्योंकि उतना ही गुडविल मैंने इंक्लूड किया है तो उतना ही लॉस मैं रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है। ये लॉस मैंने कहां पे लेके गया? मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये मैंने इसको ऐड कर दिया। इंपेयरमेंट लॉस ऑफ बीटा's गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 5, 12,800। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गया। अभी अल्फाज इन्वेस्टमेंट्स इन गैमा, अब जितना भी एनर्जी है सब इसमें ही लगाना है। बाकी तो रूटीन एडजस्टमेंट्स है, ये भी रूटीन हो जाएगा इवेंचुअली, बट हमें अटेम्प्ट कब देना है? दिसंबर में। तो दिसंबर के लिए जैसे मैंने पहले भी आज कहा था, पीएनडल का सवाल रडार पे है क्योंकि दिसंबर 23, जून 24 ये दोनों में बैलेंस शीट का सवाल पूछा गया है। तो दिसंबर 24 में पीएनडल का सवाल आ सकता है क्योंकि आज तक 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स दे हैव नेवर आस्क्ड सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कंसोलिडेशन। मतलब 3 बार बैलेंस शीट आया है, ऐसे आज तक नहीं हुआ तो यू विल बी द फर्स्ट वन एज एन एक्सेप्शन। तो डिनाई भी नहीं कर सकते इसको, तो आपको दोनों करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। नाउ Alpha's investments in Gamma. The details of Alpha's investments in Gamma and subsequent disposal of share on 31st August 20x9. तो पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये सभी इंफॉर्मेशन हम वहां यूज करेंगे। तो मैं पहले वर्किंग नोट नंबर बनाता हूं। नेक्स्ट नंबर 6, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें हमें लग सकती है? पहले तो प्रॉफिट फ्रॉम गैमा फॉर 8 मंथ्स ये लगेगा
ये तो मिल ही जाएगा डायरेक्टली हमें, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड टैक्स अमाउंट, दो चीजें। ये प्रॉफिट फ्रॉम गैमा भी लगेगा, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या, क्योंकि हम जो प्रॉफिट उठाएंगे वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाएंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर फेयर वैल्यू से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट की है हमने, तो एडिशनल फेयर वैल्यू जो है उसका एक डेप्रिसिएशन भी उस प्रॉफिट में से रिड्यूस होना जरूरी है, जो एसएफएस से नहीं आएगा, गैमा की। तो ये प्रॉफिट में हम एक एडजस्टमेंट अगर कुछ है तो उसके लिए एक जगह रखते हैं, बाद में बढ़ा भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो फिलहाल एक जगह रखेंगे। इसमें एडिशनल एक बात आती है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में, यहां पे आएगी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन गैमा। इसके लिए काम करना पड़ेगा। इससे और क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये तो ठीक है, दो मतलब अगर लॉस आया तो रिड्यूस हो जाएगा, बट गेन ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने किया है ये तो मुझे पता है कि ये गेन है, बट लॉस भी आ सकता है। एडिशनल एक पॉइंट यहां पे आएगा, लेस टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस। ऑफ गैमा, ये भी आएगा। तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत तीन चार कुछ, बहुत नहीं, तीन चार चीजें चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन गैमा, हमने तो पहले अकाउंटिंग एंट्री भी किया था, इफ यू रिमेंबर। हमने तो ये अकाउंटिंग एंट्री किया था, किस लिए किया था, आगे ऊपर जाके देखिए, ये गेन ऑन डिस्पोजल। इस कैलकुलेशन के लिए हमें ये अकाउंटिंग एंट्री में जो जो लिखा है ये सभी कुछ चाहिए। एनसीआई, नेट एसेट्स ऑन 31 अगस्त, गुडविल ऑन 31 अगस्त। तो गुडविल कैलकुलेशन एक्विजिशन पे, और बाद में इंपेयरमेंट कुछ हुआ नहीं तो वो वैसे का वैसा रहेगा। तो वो गुडविल, नेट एसेट्स, एनसीआई, ये तो हमारे पास है। ये सब कैलकुलेशन हो जाने के बाद बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा गेन ऑन डिस्पोजल। करेक्ट? आर यू विथ मी एवरीवन? तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, पढ़ते हैं। यहां पे एक दो तीन लाइंस छोड़ दीजिए, एंड अकॉर्डिंगली सातवां वर्किंग नोट हम बनाएंगे। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ गैमा। कैश प्रोसीड्स, कैश प्रोसीड्स नहीं, डिस्पोजल प्रोसीड्स कहता हूं। डिस्पोजल प्रोसीड्स इन कैश लेस, नहीं ऐड करते एनसीआई एज ऑन 31 अगस्त 20x9 less net assets as on 31 August 20x9। गुडविल इंपेयर नहीं हुआ तो वो गुडविल भी आएगा, गुडविल as on 31 August 20x9। गुडविल कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर बाद में नेट एसेट्स करेंगे, फिर बाद में एनसीआई करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट गैमा, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन पेड कितना है यहाँ पे, एक सेकेंड, 7.5 million Alpha acquired of $10 million one equity shares and gained control. Alpha paid 95 million in cash. $95,000 paid in cash. Add NCI. NCI at fair value है यहाँ पे, NCI एट फेयर वैल्यू। NCI का फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखा है कैरिंग अमाउंट्स ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, ये ठीक है, ये नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए है, ये नेट एसेट्स भी है, कितने हैं, फेयर वैल्यू ऑफ 85 मिलियन। सो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू अभी इमीडिएटली दिखी है, तो हम यहां पे लेस करेंगे नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये हमारे पास आएगा गुडविल। ये प्रोपोर्शनेट शेयर होता तो 85,000 के 25% हम लिखते, लेकिन यहां पे फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू मेथड, तो उसका 4.2 लिखा है। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन गैमा एज ऑन 1 जनवरी 2026 वाज 4.20। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 2.5 मिलियन शेयर्स, सो 2500 इंटू 4.20, 10,500। $20,500 is the goodwill. तो गुडविल तो उतना ही हो सकता है। गुडविल 20,500। इसके बाद में नेट एसेट्स ऑफ गैमा एज ऑन 31st of August, net assets of Gamma as on 31st August 20x9। ये नेट एसेट्स कितने हो सकते हैं, हमें फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट पता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नेट एसेट्स। हमें नेट एसेट्स कब की पता है, डेट ऑफ एक्विजिशन की पता है 85,000, am I right? इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो भी 4 साल हुए हैं उन सालों का हम क्या करते हैं, यहां पे एडजस्ट करते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और फेयर वैल्यू के ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो एडजस्ट करते हैं, एंड वी अराइव एट द नेट एसेट्स इन CFS ऑफ गैमा। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है अभी का टोटल इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 20x9 का। इसमें अगर मैं पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एडिशन करूं, ठीक है, नेट एसेट्स से रिलेटेड जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करूं, तो आई कैन अराइव एट द नेट एसेट्स एज ऑन 31st August। am I right? श्याम, अक्षता, नहीं समझे सर। नहीं समझा। अब देखिए क्या होता है, नेट एसेट्स का मतलब क्या है, नेट एसेट्स मतलब टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी
बट यहां पे मेरे पास टोटल इक्विटी दिया ही है। ये कब का है? गैमा का 1 जनवरी 20x9 का है। Am I right? टोटल इक्विटी इज नथिंग बट नेट एसेट्स। बट ये कहां से आया है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया है। इसका मतलब क्या यहां पे इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रहेगा? नहीं रहेगा नितिन। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू जो सीएफएस में मैं कंसीडर करता हूं वो कहां रहेगा? वो नहीं रहेगा। Am I right? ये जो अमाउंट है इसमें मुझे फेयर वैल्यू का कंपोनेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कितना है? 15 मिलियन जो यहां पे दिया है ना। ये देखिए यहां पे लिखा है गैमा के बारे में 15 मिलियन का एक कैरिंग अमाउंट, गैमा की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैरिंग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट इज 70 मिलियन, जिसका फेयर वैल्यू वाज 85 मिलियन। वो 2,11,000 में नहीं रहेगा ना ऊपर वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? नेट एसेट्स मतलब क्या? ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इट इज इक्विवेलेंट टू माई टोटल इक्विटी। बट जो इक्विटी रहेगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो तो कैरिंग वैल्यू पे रहेगी। ये कैरिंग हमने पहले भी वैसे ही किया था। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में हमने क्या किया था? शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी हमने लिए थे एज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। उसमें हमने एडजस्ट की थी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जो एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन में दी थी, एंड देन वी अराइव्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स। एम आई राइट? यहां पे वही करना है। तो मेरे पास लेटेस्ट फेयर वैल्यू अवेलेबल कब का है? नेट एसेट्स ऑफ गैमा एज ऑन 1 Jan 20x9. This is given. This is at carrying value. ये दिया है, मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूं। ये मेरे इंफॉर्मेशन में यहां में मुझे दिया है, यहां दिया है मुझे। अभी इतना बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं मेरे पास। 85,000 पहले था, उससे आज तक कितना पोस्ट टैक्स प्रॉफिट मैंने कमाया, कितना एडजस्ट किया, मुझे क्या पता। तो मैं यहां से एक सेफ कैलकुलेशन है कि ये 2,11,000 ये इक्विटी का अमाउंट ओपनिंग इक्विटी का लेता हूं और इसमें फेयर वैल्यू एडजस्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। फिर मैंने क्या किया यहां पे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना आता है? 15,000, सॉरी, लेकिन ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए। लेस डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब कितने का डेप्रिशिएबल वैल्यू है यहां पे? 11.4 मिलियन, 11,400 का ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है। ये डेप्रिशिएबल वैल्यू उसका यूजफुल लाइफ है 8 साल, और मुझे डेप्रिसिएशन कब से कब प्रोवाइड करना है? जनवरी 2006, 7, 8 एंड 9 का 2009 का 8 महीना, मतलब 3 साल और 8 महीने। ये थोड़ा सा ऑड है तो साल यूज करना मुश्किल होगा, मंथ्स यूज करेंगे हम लोग। 8 साल उसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। मतलब कितना आया ये अमाउंट? कितना नंबर ऑफ मंथ्स आया? 96 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 3 साल, मतलब 36 मंथ्स और 8 महीना, 36 प्लस 8 44। 9,775 ये नेट अमाउंट आना चाहिए। ये नेट ऑफ भी कर सकते हैं आप, ये दिखने में इजियर दिखता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से इंक्लूड किया है। ठीक है,
यहां लॉजिक समझ में आया सबको? शुरुआत, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। 2,11,000 क्यों लिया? बाकी कोई दूसरा तरीका ही नहीं है मेरे पास नेट एसेट्स ऑफ गैमा टू रीच द नेट एसेट्स ऑफ गैमा एज ऑन 31 अगस्त 2009। एक ही तरीका है, वो एक तरीका यहां पे सिंपलिस्टिक वे में सामने आ सकता है एग्जामिनेशन कंडीशन। बाकी 3 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, ये मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने नेट इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी ऑफ 2009 ली, 1 जनवरी 2009, ओपनिंग इक्विटी ऑफ 2009। उसमें मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो मैंने शुरुआत में किया था एक्विजिशन का, वो एडजस्ट किया, 15,000 का एडजस्ट किया था अमाउंट, वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन किया। अब क्या करूंगा मैं, ये आ गया मेरा इक्विटी का फेयर वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 31 अगस्त तक मुझे प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। और उसमें जो और कुछ अगर एडजस्टमेंट किया है, क्या एडजस्टमेंट यहां पे, प्रॉफिट 1,26,000 है, वो 8 महीने का प्रॉफिट एंड डिविडेंड पेड, ये 30 जून को दिया है, ये भी मेरा, इसमें मेरा क्या हुआ है, नेट एसेट्स रिड्यूस हो गया है। कैश दी गई मतलब मेरा नेट एसेट रिड्यूस हो गया, तो ये मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ऐड प्रॉफिट फॉर 8 मंथ्स, इसलिए उन्होंने कहा है प्रॉफिट फॉर 8 मंथ्स ऑफ 20x9। प्रॉफिट इज इवन एक्रूड, और प्रॉफिट इज एक्रूड इवनली थ्रू आउट देयर, आई एम सॉरी, ये से उन्होंने पहले ही बोला है। प्रॉफिट कितना है, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, 84,000। लेस, ये एक्चुअली ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये डिविडेंड पेड पहले लिखते हैं, डिविडेंड पेड ऑन 30th जून। ये डेप्रीसिएशन जो एडजस्ट किया ना, ये मैंने अगस्त का भी किया, ये ओपनिंग का सिर्फ नहीं है, अदरवाइज इसको भी बाइफरगेट कर सकते हैं, 3 साल का पहले और फिर बाद में 8 महीने का अलग से, ये भी कर सकते हैं। तो ये अमाउंट ओपनिंग का नहीं है, ये जो मैंने कहा था ना, दिस इज नॉट दी नेट एसेट्स, इसमें थोड़ा डेप्रिसिएशन ज़्यादा पड़ा है 5225 में। ये 8 महीने का डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है, पहले 3 साल का जो ओपनिंग के लिए है, तो वो अगर आपने किया तो इसका टोटल इंस्टेड ऑफ 5225 एज एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये कम हो जाएगा एंड ये अमाउंट बढ़ेगी, 2,20,775 से ये अमाउंट थोड़ी सी बढ़ेगी। जो भी अमाउंट रहेगा वो 8 महीने का अमाउंट डेप्रिसिएशन का उससे अगर है तो, बट ये जो किया है वो गलत नहीं है, वो सही है। इट्स जस्ट दैट इसको ओपनिंग वाला नेट एसेट नहीं कह सकते 1 जनवरी का, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन, अब ये कैसे करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये कैसे करंट ईयर में पे किया है, वैसे डिप्रिसिएशन 8 महीने का भी यहां पे आना चाहिए, तभी ये करंट ईयर का हो जाएगा, बट हमने इसको यहीं पे इंक्लूड किया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ये 44 की जगह अगर 36 करता हूं, तो ये मेरा ओपनिंग हो गया। इक्विटी कितना आ गया वो अमाउंट, सम इज 221,725, 2,21,725 इज माय ओपनिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स फेयर वैल्यू एडजस्टेड। और इसमें मैं डेप्रिसिएशन 8 महीने का यहां पे एडिशनल प्रोवाइड करता हूं, सेम फॉर्मूला। सर पर डिप्रिसिएशन तो प्रॉफिट में कैलकुलेट होके इंक्लूड होके आया रहेगा ना प्रॉफिट फॉर द ईयर में। फेयर वैल्यू के ऊपर कैसे आएगा, वो तो ओरिजिनल एसेट्स के ऊपर आएगा, बट ये फेयर वैल्यू जो किया है मैंने एडिशन सीएफएस में किया है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं नहीं नहीं, किया। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 1,26,000 पे कैलकुलेट किया है। वो भी ये प्रॉफिट आया है, वो भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया ना ये प्रॉफिट। ये कहां से लिया, यहां से लिया है ये प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये भी तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है ना, तो ये डेप्रीसिएशन इन द करंट ईयर इसके ऊपर का नहीं रहेगा। ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है इसी के ऊपर का ये एडिशनल डेप्रीसिएशन। बात समझिए मेरी, आर यू विथ मी ऑन दिस?
अब ये दोनों इंक्लूड करते हो आप तो आपको अमाउंट वही मिलेगी 5225। बस बाइफरगेट किया उसको, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेस depreciation on fair value adjustment, this is for 8 months, and ये जो है this is for 3 years। ये है, ये करंट ईयर के एडजस्टमेंट से ये वाले, और ये जो है ये डेट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड है। अब बात समझ में आ रही है सबको मेरी? अब ये नेट एसेट्स जो मेरे पास आएंगे, ये जो टोटल आएगा, दिस इज नेट एसेट्स। These are the net assets of Gamma as on the date of disposal. तो मुझे क्या चाहिए था मेरे कैलकुलेशन के लिए? यही चाहिए था। यहां पे नेट एसेट्स, ये 9 नंबर की वर्किंग नोट है, ये मैं यहां से डायरेक्टली लिंक करता हूं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके मन में अभी चल रहा है, छोड़ो बाद में देखते हैं क्या होगा इसका, अभी तो कर तो लेते हैं साथ में। गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। सिंपल सी बात बताता हूं हम क्या कर रहे हैं, रिकैप करता हूं। ये जो कैलकुलेशन चल रहा है ये मैथमेटिकल है और थोड़ा लॉजिकल है। बात यह है कि अगर मैं किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बीच में ही बेच रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, उस कंपनी की डिस्पोजल में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे पहले ये देखना है कितने पैसे आए, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो कितने पैसे आए, am I right? पहली बात। तो जो पैसे मुझे आए वो पैसे आए, गया क्या मेरे से? नेट एसेट्स चली गई। कितनी वैल्यू थी उसकी ये कैलकुलेट करना जरूरी है। एज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल कितने पैसे आए वो तो क्लियर है, यहां पे दिख रहा है 2 लाख, नहीं मैंने लिखा नहीं यहां पे कितने आई है वो अमाउंट, 330 मिलियन कुछ लिखा है ना। कैश डिस्पोजल कितने में किया था, 330 मिलियन। इसमें मैंने क्या किया था, डिस्पोज ऑफ किया था। इतने पैसे मेरे पास आए, लेकिन उसके बदले में मैंने दिया क्या, नेट एसेट्स ये दी और गुडविल ये दिया। अब एनसीआई भी था, वो भी चला गया, उनको तो मुझे पैसे देना था, अभी मुझे नहीं देने उनको पैसे, तो वो कितने का था, अब ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आएगा ये अमाउंट रहेगा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ गैमा। तो इसमें से नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम प्रिंसिपल हम यहां पे अप्लाई करें, कोई अलग बात नहीं कर रहे। मैं जाऊं पहले वाले सवाल में, आपको समझ में आएगा। मैंने यहां पे लिया है, यहां पे इस क्वेश्चन में लिया है 2,11,000। ये कहां से लिया, ये 2,11,000 आया टोटल इक्विटी ऑन 1 जनवरी। हमने यहां पे क्या किया, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में जब हम यहां पे थे नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे थे, नेट एसेट्स ऑफ बीटा डेट ऑफ एक्विजिशन की, मैंने वही किया है, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस अदर कंपोनेंट्स, दिस इज नथिंग बट टोटल इक्विटी। एम आई राइट? उसी में हमने क्या किया, फेयर वैल्यू एडजस्ट किया। अब ये डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू है, इसलिए डिप्रिसिएशन का सवाल नहीं आया। तो मैंने यहां पे भी वही किया, टोटल इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटीज की टोटल, उसमें मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिया और बस अभी लैप्स हुआ है। डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं चाहिए मुझे नेट एसेट्स, मुझे डेट ऑफ सेल का चाहिए, डिस्पोजल का। उसके बाद कितने महीने हो गए, मैं ओपनिंग का ले रहा हूं, ये 1 जनवरी 2009 का, तो अप टू 1 जनवरी 20x9 तक
डेप्रीसिएशन कितने महीने का? 3 साल का आएगा, 2006 का आएगा, 7 का आएगा, 8 का आएगा, 3 साल का। तो इसलिए यहां पे फॉर्मूला में 36 मंथ्स किया मैंने सिर्फ। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग डेप्रिशिएबल पोर्शन कितना है? 11,400 ही है। टोटल पूरा का पूरा 15,000 इज नॉट डेप्रिशिएबल, बाकी का नॉन डेप्रिशिएबल है। तो डेप्रिशिएबल पोर्शन का भी 3 साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। तो ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने एडजस्टमेंट किया फेयर वैल्यू का इस कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में। ये इक्विटी का ओपनिंग वैल्यू, इट्स नथिंग बट नेट एसेट्स का कैरिंग वैल्यू। एम आई राइट? ये नेट एसेट्स के कैरिंग वैल्यू में मैंने डेप्रिसिएशन का नेट ऑफ, मतलब नेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स की नेट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट एडजस्ट कर दी। तो ये तीनों मिला के मेरे पास क्या हुआ? 1 जनवरी 20x9 का नेट एसेट्स हो गया। आर यू विथ मी नाउ ऑन दिस? इस साल का जो भी नेट एसेट्स मेरी कम हो गई या बढ़ी, तो वो भी मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी नेट एसेट्स इस साल की? इस साल की नेट एसेट्स जनरली बढ़ती है इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी से। तो इस साल का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है? टोटल है 1,26,000 पूरे साल का, लेकिन मैंने 8 महीने का ही कंसिडर करना है। तो ये 8 महीने का कंसिडर कर दिया मैंने प्रोपोर्शनेट। तो ये आ गया 84। मैंने डिविडेंड पे भी किया, पे किया तो नेटवर्थ कम हो गई मेरी, नेट एसेट्स कम हो गई, एसेट्स गई, प्रॉफिट बढ़ा मतलब नेट एसेट्स बढ़ी। नेट एसेट्स में कैश भी आती है ना, तो इसलिए वो आई। मान लीजिए आपने कोई नई एसेट परचेस की, तो कैश गई और एसेट बढ़ी, नेट एसेट में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आपने प्रॉफिट कमाया तो और कुछ तो गया नहीं। प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। एम आई राइट? ये प्रॉफिट जाके बैठता है रिजर्व्स में, इसी का मतलब एसेट्स में नेट इंक्रीज हुआ है। तो वो नेट इंक्रीज मैंने प्रॉफिट के हिसाब से किया। ये जो कैश गया डिविडेंड पेमेंट किया उससे नेट एसेट्स कम हो गई, तो उससे कम करवा दी। और ये जो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट थी, इसके ऊपर का करंट ईयर का डिप्रिसिएशन भी मुझे लेस करना पड़ेगा, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं आएगा, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एडजस्टमेंट की ही नहीं है 15,000 की। एम आई मेकिंग सेंस टू यू नाउ एवरीवन? तो ये सब का एक टोटल कैलकुलेशन मुझे मिलता है, इट इज नेट एसेट्स ऑफ गामा। पहले भी हमने यही किया था बैलेंस शीट की क्वेश्चन में, यहां पे भी यही कर रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं है। नहीं, वही कंफ्यूजन था, मेरे को लगा सेपरेट में भी रिवैल्यूएशन कंसिडर किया तो डेप्रिसिएशन उधर भी आएगा ना। नहीं ना, रिवैल्यूएशन है ही नहीं है। दिस इज फेयर वैल्यूएशन ऑन एक्विजिशन वाला है ये। अब क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है यहां पे? ऑलराइट। तो ये आ गया नेट एसेट्स ऑफ गामा एज ऑन 31 अगस्त 20x9। ये मेरे पास सिर्फ अभी ये अमाउंट बची है एनसीआई। NCI of gamma as on 31st of August 20x9। ये सिंपल है कैलकुलेट करना। NCI as on 1st Jan 20x6 डेट ऑफ एक्विजिशन का, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ये कितना है? फेयर वैल्यू 10,500। एनसीआई का शेयर किससे बढ़ता है, किस चीज से बढ़ता है? सोच के मुझे बताइए। किस चीज से एनसीआई की ये अमाउंट कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी? इक्विटी की प्राइस बढ़ी तो। किसकी इक्विटी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गामा की। गामा की इक्विटी कैसे बढ़ेगी? मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बढ़ेगी। एम आई राइट? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये 3 साल और 8 महीने का अगर इसमें मैंने ऐड कर दिया तो ये एनसीआई मुझे मिलेगा 31 अगस्त 20x9 का। ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था? यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, पहले वाले सवाल की बात कर रहा हूं, कंपैरिजन करके देखते। पहले वाले सवाल में क्या किया था?
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, दोनों की नेट एसेट्स, ये नेट एसेट्स है ना, मतलब टोटल इक्विटी, नेट एसेट्स के बीच का डिफरेंस, ये मुझे क्या मिला? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसका एनसीआई का शेयर मैंने ऐड कर दिया। Am I right? यहां पे मुझे क्या करना चाहिए? गामा Add का ईयरली प्रॉफिट, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? क्या हर साल का आपके पास है प्रॉफिटेबिलिटी? ये कैसे कैलकुलेट किया बताइए, कैसे कैलकुलेट किया आप बताइए। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट दिस 1,80,000 इज एंड व्हाट दिस 2,32,000 इज? ये नेट एसेट्स है। As on 1st January 20x8, as on 31st January December 20x9, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेट एसेट्स है। ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये सीएफएस की क्यों है? क्योंकि इसमें हमने ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किए है ना एसेट्स लाइबिलिटीज की, इसीलिए ये सीएफएस था। अदरवाइज मेरे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही है, बट ये एडजस्ट करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया? नेट एसेट्स इन सीएफएस एज ऑन 1st January डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। क्या मैं यहां पे ये कर सकता हूं? क्या यहां पे मैं कर सकता हूं? यहां पे मैं वर्किंग नोट 11 बनाता हूं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बनाता हूं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ गैमा, ये नेट एसेट्स एज ऑन 1st Jan 20x6, नेट एसेट्स एज ऑन 31st August 20x9। क्या 1st Jan 20x6 की एसेट्स आपके पास है कहीं पे? अब गुडविल तो कैलकुलेट किया ना आपने, तो आपके पास नेट एसेट्स आ गई। वो तो क्वेश्चन में भी दी है, तो क्वेश्चन से ली है हमने ये 85,000। am I right? तो क्या ये ले सकता हूं मैं 85,000? तो मैं ले लेता हूं। 8 नंबर की वर्किंग नोट से मैंने इसको लिंक कर दिया। ये 85,000 मैंने यहां से लिए। 31st August की नेट एसेट्स क्या है गैमा की? अभी तो पूरा रामायण सुना। 237,775। हाँ, अभी पूरा रामायण सुना और फिर बाद में यही सोच रहे हो आप। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है ना ऑलरेडी। ये तो यही तो समझने के लिए इतना समय लिया हमने। ये आता है वर्किंग नोट नंबर 9 से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दिस माइनस दिस, दिस इज नथिंग बट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसमें शेयर ऑफ एनसीआई कितना आएगा? इसका 25%, 38,194। मैं यहां से लिंक कर देता हूं इसको। ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, बट बना दी, समझ में आना आसान हो जाएगा। ये मेरा टोटल एनसीआई आ गया एज ऑन 31st August 20x9। हो गया मेरा काम। ये अमाउंट आ गई यहां पे। ये यहां पे आता है वर्किंग नोट नंबर 10 एनसीआई। यहां से लिंक कर दूंगा मैं। अब ये मेरा गेन लॉस सब कुछ आएगा। 3,30,000 प्लस एनसीआई
माइनस नेट एसेट्स माइनस गुडविल 12419 इज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गैमा। आप यहां पे लिख सकते हो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गैमा नंबर 7 प्रॉफिट ऑफ गैमा फॉर 8 मंथ्स, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट फॉर गैमा फॉर 8 मंथ्स किया है क्या कैलकुलेट कहीं? हाँ, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे थे। छोड़िए, लिंक नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट इज 126 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, 84,000। इसमें एडजस्ट क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन, सीएफएस बना रहे हैं हम लोग, तो डेप्रीसिएशन भी आएगा, लेस एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वो कितना आएगा? 11,400 डेप्रीशिएबल पोर्शन है, डिवाइडेड बाय 96 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय ये 8 महीने, ये माइनस आएगा बस। इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना आया है? 42,000। है 42,000 इनकम टैक्स नहीं रे, दूसरा क्वेश्चन खोलो। ये वाला इनकम टैक्स कितना? 38 मिलियन है ना, 38,000 दिया है। कैलकुलेट थोड़ी ना करना है अपने को। ये आ गया अमाउंट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये P&L में आएगा 165,469। तो फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ बीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग नोट से बाकी वर्किंग नोट्स निकलती है, ठीक है। सो यहां ये P&L में डायरेक्टली सिंगल लाइन जाएगी। ये सिंगल लाइन डायरेक्टली जाने के लिए मैंने 7 नंबर का वर्किंग नोट किया। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गैमा कितना हुआ, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेट किया पहले 8, 9 और 10 गुडविल, नेट एसेट्स एंड एनसीआई, फिर ये। सो इसीलिए वर्किंग नोट नंबर 5 to 10 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाकी क्या रूटीन एडजस्टमेंट्स है, इसके बाद कुछ बचा नहीं। इंट्रा ग्रुप सेल्स के बारे में है, पहली बार सेल हुआ है, ये 42 मिलियन की बात कर रहे हैं आप यहां पे। अल्फा ने बीटा को गुड्स बेचे हैं 42 मिलियन। पहले तो आप सेल्स में से लेस इंटर कंपनी रेवेन्यू 42,000, इंटर कंपनी $42,000, कॉस्ट कम कर दी तो माइनस ही करना पड़ेगा, दोनों में से माइनस। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 9.2, उसका 1/4, 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ दिस इज 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल प्राइस। तो ये कहां से माइनस करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट माइनस करेंगे मतलब कॉस्ट को ऐड करेंगे, am I right? ऐड, एलिमिनेशन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री इक्वल टू 4,800।
तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे दो दो एडजस्टमेंट है नहीं, कुछ सेकंड इफेक्ट जो बैलेंस शीट में देने पड़ते हैं, P&L में एक ही लेग है, एक ही लेग का एडजस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम में से हमें ये रिड्यूस करना है। क्या रिड्यूस करना है? तो ये जो डिविडेंड है हमने देखा था 51,000 एंड 67,000 के अमाउंट्स लेस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बीटा, कितना माइनस करना है? 51,000 का 20%, सॉरी 80%, 20% नहीं, मेरा शेयर 80% है, जो मुझे मिला है उतना ही मैं माइनस करूंगा। एनसीआई का क्यों माइनस करूंगा, गलती से हो गया। एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम गैमा पूरा करना है। अब ये 8 महीने का प्रोपोर्शनेट नहीं करो गलती से भी, क्योंकि मिला कब है, उन्होंने पे कब किया है? जून में पे किया है, तो मुझे पूरा मिला है, तो पूरा ही माइनस करना पड़ेगा। 67,000 मल्टीप्लाइड बाय 75%, ये कितना आया इन्वेस्टमेंट इनकम अकॉर्डिंगली आपका? 36,950। एडजस्टमेंट्स सभी हो गई। तो एग्जिबिट 3 को अब आपको समझ में आया 10.5 मार्क्स क्यों है। तो अब एक एक अमाउंट जो है विल पुट इट अप इन द मेन P&L। रेवेन्यू वर्किंग नोट नंबर 1, तो रेवेन्यू है यहाँ पे, अमाउंट्स टोटल करेंगे पहले। $21,73,000। Cost of sales is 6,02,600. Equal to this 6,02,600. ग्रॉस प्रॉफिट ये मैं फॉर्मूला प्लेस कर रहा हूं, दिस माइनस दिस 15,70,400। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो हमने कुछ किया नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा। दिस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 832,400। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम लिंक कर देंगे यहाँ पे 36,950। फाइनेंस कॉस्ट हमने कुछ किया नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस फाइनेंस कॉस्ट 831,350। इनकम टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज 831,350 माइनस 2,99,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर है 6। $165,469। टोटल प्रॉफिट 697,819। अब इसको एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स एंड एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अब क्या होता है एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, अब इसमें से आप गलती जनरली क्या होती है, एग्जामिनेशन के सिचुएशन में थोड़ा एंग्जाइटी रहता है, आप डायरेक्टली 697,819 का 20% आप यहां पे एनसीआई को एलोकेट कर देते हो, फिर गड़बड़ है।
क्योंकि ये 697 में अगर आप देखोगे क्वेश्चन, तो उसमें से ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो 579 का हुआ है, इट इज तो पूरा पूरा पेरेंट का, और बाकी के जो प्रॉफिट्स है उसमें इंटर कंपनी एलिमिनेशन करके ये 697 आया। तो जो बाकी का है 62,000 एंड 1,26,000, इसमें से ही पोर्शंस एनसीआई को एलोकेट करना है। ये तो प्रेजेंटेशन के लिए बीटा गैमा का भी इसमें प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि वो तो वैसे भी सेल प्रोसीड्स जब हमने कंसिडर किए थे, और जब हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये निकाला था ऑफ गैमा, तो एनसीआई कंसिडर हो गया। लेकिन फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस जो 8 महीने का प्रॉफिट मैंने कमाया उसमें से फ्रॉम गैमा, उसमें से कितना पोर्शन एनसीआई को एट्रीब्यूट हुआ, ये प्रेजेंटेशन के लिए वो भी यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं, एडिशनल लास्ट वर्किंग नोट। प्रॉफिट्स allocated to NCI. So for बीटा का प्रॉफिट कितना हुआ है यहां पे ड्यूरिंग द ईयर 62,000, am I right? इसका कितना परसेंट है बीटा में? 20% एनसीआई का है। यहां पे कोई एडजस्टमेंट हुआ है क्या बाय एनी चांस? कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं था और कंसोल में लिया है हमने, ऐसा कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं है। तो मैं यहां पे ये लेता हूं, ये एक अमाउंट। इसके अलावा गैमा का प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा? 1,26,000, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, क्योंकि तब तक ही मेरा पोर्शन था ना, तब तक ही मेरा इंटरेस्ट था, तो उतना ही प्रॉफिट से रिलेटेड मैंने कुछ एनसीआई को एलोकेट किया रहेगा। उसके बाद का तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। इसमें भी मैंने एक एडजस्टमेंट किया है। कौन सा एडजस्टमेंट? फेयर वैल्यू का डिप्रिसिएशन। एसेट। करेक्ट, फेयर वैल्यू जो एडजस्टमेंट किया उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन। कई बार हमने कैलकुलेट किया, ये 8 महीने का कैलकुलेट यहां पे रेडीमेड अवेलेबल है 950। ये यूएस डॉलर 950 मैं यहां से क्या करता हूं, माइनस करता हूं। इस सब का कितना परसेंट? 25%। सो मैंने 1,26,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 950, इसका 25%। $20,763। तो टोटल एनसीआई का जो कैलकुलेशन है 33,163। बैलेंस अमाउंट जो है पूरा किसे जाएगा? एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। कहां पे गया? एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई वर्किंग नोट नंबर 12। यहां से मैं लिंक करता हूं उसको, and remaining profit is to the parent 664,656। आर यू विथ मी एवरीवन? बहुत डिटेल में हमने इसको समझा है। दोबारा से देखना पड़ेगा ये सवाल,
स्पेशली। ठीक है, we have come to an end of the बैच पर से। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं, अपना क्वेश्चन तो हो गया।